हेलो बच्चे पार्टी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विकास ऑफ फिजिक्स। अपने यहाँ चैनल पे बच्चों अपन आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। तो अपने चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास में, और ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा विटल रोल है इसका बच्चे। तो यूनिट एंड डायमेंशन अपन पढ़ रहे थे, जो उसके अंदर अपन एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे, उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी यहाँ पे 12th के वेव ऑप्टिक्स के भी वीडियोस डाले गए हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके विकास सर फिजिक्स सर्च करेंगे सर्च बॉक्स में, तो अपना चैनल आपको यूं विजिबल हो जाएगा, राइट। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप दिखाते रहें। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया जी। नाउ आगे अब अपन अपनी स्टडी मटेरियल को कंटिन्यू करें। तो अब अपन जो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन थे उनको आगे पढ़ेंगे। और तो बच्चे, जस्ट अ सेकेंड, तो डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले बच्चों, सब्सक्राइब के साथ। नाउ अब बेटा आगे अपन कंटिन्यू करते हैं अपना जो थर्ड लेक्चर है, ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन अपने चल रहा था। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, राइट। इसमें अपन ने पढ़ा था बच्चे, फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था कि हमारे पास में कोई भी फिजिकल इक्वेशन या कोई भी फार्मूला आपको दिया हुआ है तो उसकी करेक्टनेस को अपन चेक कर सकते हैं कि दैट फार्मूला इज ट्रू और रॉन्ग, फोल्स हमारे पास में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? उसके लिए करते हैं बच्चों कि इफ द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, then the formula which is given is absolutely true, otherwise it is wrong or false। तो बेटा अपन देखें, अब इक्वेशन भी करा था अपन ने, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को सॉल्व किया था। अब इसका सेकंड एप्लीकेशन देखे बेटा, तो सेकंड एप्लीकेशन जो है हमारे पास में, सेकंड एप्लीकेशन वो है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम, यानी कि मात्रक पद्धति का रूपांतरण, राइट। मतलब आपको बेटा क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको बोला जाएगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दे दी गई और किसी एक यूनिट सिस्टम में बच्चे उसकी वैल्यू आपको गिवन है, दी हुई होगी, और आपसे पूछा जाएगा किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू बताइए, क्या वैल्यू होगी। तो उसको अपन देखते हैं कैसे। बहुत इजी है, वेरी इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में बच्चों। आप जो चाहो, दिल से चाहो वो आप कर सकते हो, बस आपको उसके लिए लगे रहना है। उसके लिए आपको अपना हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क कंटिन्यू जारी रखना है, सब कुछ आसान। और कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है बच्चे, तो हर एक इंसान को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। तो आप भी मेहनत करें, बाकी हम हैं यहाँ। तो बेटा इसके लिए अपन देखें तो मान लो लेट Q इज ए फिजिकल क्वांटिटी। मान लिया Q हमारे पास में एक भौतिक राशि है। Q is a physical quantity whose numerical value whose numerical value in one unit system is n1 and its unit is u1, then q will be, मान लीजिए बेटा आपको एक Q भौतिक राशि दी हुई है कोई, जिसकी आपको यूनिट सिस्टम, जो पहला यूनिट सिस्टम गिवन है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे दी गई n1 बच्चे, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन वन यूनिट सिस्टम इज n1, और उसकी यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट सिस्टम में वो है u1 बेटा, ठीक है। अब अपन बात करें तो Q को कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि जो क्वांटिटी होती है कोई भी, उसको n और u के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिखते हैं। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, Q इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा n1 u1, राइट। या बच्चे अपन बात करें तो यहाँ पर डायमेंशन रख दीजिए उस क्वांटिटी की। तो बेटा अपन बात करें तो हियर
हियर यहाँ पे बच्चों हमारे पास में U1 इज इक्वल टू फर्स्ट यूनिट सिस्टम में डायमेंशन तो M1A L1B T1C, राइट। सो Q हो गई हमारे पास में पहले यूनिट सिस्टम में N1 M1 की पावर A L1 की पावर B T1 की पावर C। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। क्लियर, फर्स्ट यूनिट सिस्टम है तो यहाँ पैरा में 1 1 लगा दिया। अब बेटा नाउ अपन बात करें इन सेकेंड यूनिट सिस्टम, दूसरे यूनिट सिस्टम में दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर बच्चों जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो है मान लीजिए आपके पास में n2, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान जो है इज n2 एंड यूनिट इज u2। देन तो q को कैसे लिखेंगे बेटा, तो q क्या होगा, q इज इक्वल टू होगा n2 u2, या अपन बात करें तो n2 u2 यानी दूसरे सिस्टम में डायमेंशन की अपन बात करें तो m2a l2b t2c, ये इक्वेशन होगी सेकंड, राइट। अब बच्चे आगे अपन देखें तो यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दी हुई है इनको देखो कंपेयर करवाओ तो दोनों के एलएचएस में क्यू यानी दोनों क्यू की वैल्यूज है तो दोनों वैल्यूज आपस में भी क्या होगी, इक्वल होगी हमारे पास में। तो अपन बात करें बेटा तो नाउ बाय इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अपन देखें बेटा तो हमारे पास में दोनों इक्वेशंस की एलएचएस इक्वल है। ये रही हमारे पास में इक्वेशंस दोनों, Q1 Q की वैल्यूज है तो एलएचएस आरएचएस, एलएचएस इक्वल होगी तो आरएचएस भी आपस में इक्वल होगी बेटा। तो ये लीजिए अपन बात करें बेटा तो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास में N2 M2A L2B T2C is equal to N1 M1A L1B T1C। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, दूसरे यूनिट सिस्टम में उसकी वैल्यू चाहिए उस क्वांटिटी की जो कि हमारे पास में एप्लीकेशन है। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, और N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 M1A L1B T1C डिवाइडेड बाय M2A L2B T2, राइट। अब अपन देखें आगे बच्चों तो और N2 इज इक्वल टू N1, मासेस को और लेंथ को एक साथ लिखिए तो M1 अपॉन M2, इसकी पावर A, इसकी भी पावर A है। लेंथ को अलग अलग लिखता हूँ बच्चों, सेपरेट कर देता हूँ इनसे तो ये आ जाएगा L1 की पावर B अपॉन L2 की पावर, राइट। अब आगे अपन देखें बच्चे तो टाइम है तो T1 की पावर C अपॉन T2 की पावर C, क्लियर। अब बेटा अपन देखें, देखो इसकी पावर A है, नीचे भी A है, तो जो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों के अंदर हमारे पास पावर सेम है बेटा। तो इसको मैं होल पावर की फॉर्म में लिख दूं तो और N2 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया N1 M1 बाय M2, इसकी होल पावर आ गई आपके पास A, L1 बाई L2, इसकी होल पावर आ गई B, T1 बाई T2, इसकी होल पावर आ गई C। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। तो ये वो फॉर्मूला है बेटा जिससे अपने को यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करना है या क्वांटिटी की किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में जिसमें पूछा गया उसमें वैल्यू अपन डिराइव कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर M1 M2 मास है, L1 L2 लेंथ है, T1 T2 टाइम है। ABC जो है बच्चे वो हमारे पास में क्या है, रेस्पेक्टिवली मास लेंथ और टाइम जो है डायमेंशन के अंदर उस क्वांटिटी की वो है, वो वैल्यूज हैं एबीसी हमारे पास में इनकी पावर्स, राइट। तो कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे सोल्व करते हैं, तो इधर देखिए बहुत इजी है। तो नाउ मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है बेटा कि आपको दे दिया गया कि बच्चे वैल्यू ऑफ फोर्स इन MKS system is 1 न्यूटन। आपको दे दिया गया MKS सिस्टम है उसके अंदर फोर्स का जो मान है वैल्यू है वो 1 न्यूटन दी हुई है। देन फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पर सिस्टम कौन कौन सा दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ बच्चों MKS सिस्टम, तो ये तो हो गया पहला यूनिट सिस्टम जो गिवन है अपने को। दूसरा सिस्टम कौन सा है हमारे पास में, CGS सिस्टम, तो इस CGS सिस्टम हमारे पास में सेकंड सिस्टम हो, राइट। अब आपको बेटा फर्स्ट यूनिट सिस्टम यानी MKS में वैल्यू दी हुई है फोर्स की 1 न्यूटन, क्वांटिटी है हमारे पास में फोर्स बेटा।
तो अपन बात करें तो N1 की वैल्यू हो गई 1 हमारे पास में, और सीजीएस सिस्टम में आपको फोर्स की वैल्यू चाहिए यानी N2 आपको डिराइव करना है। तो अपन बात करें तो हियर यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है इन एमके सिस्टम आपको बच्चों N1 गिवन है, N1 की वैल्यू है 1, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ओनली वही लेनी है आपको आंकिक मानी, राइट। अब अपन आगे बात करें बच्चों, एंड ये हो गया, एंड U1 फोर्स की यूनिट क्या दी हुई है सिस्टम में, न्यूटन आपको, ठीक है। अब आगे अपन देखिए बच्चों, आपको डिराइव करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, N2 जो है उसको फाइंड आउट करना है, यानी सीजीएस सिस्टम में फोर्स की वैल्यू बतानी है, राइट। तो बच्चे अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ क्वांटिटी दी हुई है तो फोर्स, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखिए पहले ताकि आपको एबीसी मिल जाए। तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन अपन देखिए बेटा, तो फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t-, राइट। अब यहाँ पर देखो मास की जो पावर है वो a की वैल्यू है, लेंथ की जो पावर है वो b की वैल्यू है, और जो टाइम की है बेटा वो c की वैल्यू। तो यहाँ लिख दीजिए हियर, यहाँ पर बेटा a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है आपके पास में 1 एंड c इज इक्वल टू है माइनस। तो अब अपन उस फार्मूले को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा आपके पास में फार्मूला बेटा, n2 इज इक्वल टू n1 m1 by m2 होल पावर a, l1 by l2 होल पावर b, t1 by t2 होल पावर c, राइट। अब अपन देखिए बच्चों, तो बाय फार्मूला या बाय इक्वेशन से देखें तो n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 इसकी होल पावर आ गई a, l1 बाय l2 इसकी होल पावर आ गई b, नेक्स्ट t1 बाय t2 इसकी होल पावर आ गई बेटा c। अब अपन देखें बेटा एबीसी दिए हुए हैं, n1 दिया हुआ है, m1 क्या है, फर्स्ट यूनिट सिस्टम, यानी कि जो mks दिया है ना आपको, इस mks के अंदर ये मास की वैल्यू है, राइट। और mks में मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, वी नो दैट। अब m2 क्या है, m2 है बच्चों दूसरा यूनिट सिस्टम जो कि सीजीएस है, सीजीएस के अंदर मास है हमारे पास, और सीजीएस में मास की यूनिट क्या है, ग्राम है। देन लेंथ, ये रेस्पेक्टिवली mks की लेंथ है, ये हमारे पास सीजीएस में लेंथ है। द यूनिट ऑफ लेंथ इन mks सिस्टम इज मीटर, mks सिस्टम हमारे पास यूनिट की लेंथ होती है मीटर बच्चे, और लेंथ की यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, और ये t1 t2 यूनिट सिस्टम में टाइम है, इसकी यूनिट सेकंड होती है। तो सेम होता है तीनों सिस्टम्स में हमारे पास। अब यहाँ पर अपन देखें तो, और n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू आपके पास में 1 मैंने रख दी। नाउ m1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम यानी mks में यूनिट है हमारे पास में kg, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 kg। 1 साथ आगे क्योंकि केजी यूनिट लिखेंगे तो 1 तो हर जगह बच्चों ऊपर वाला है, मैंने आपको बताया हर जगह होता है, दिखता में नहीं। तो यहाँ पर ये 1 kg रखा, नीचे सीजीएस में m2 की यूनिट होगी ग्राम, a की वैल्यू है आपके पास में 1, ये लिख दिया मैंने 1। लेंथ लिखो तो यहाँ 1 मीटर, और सीजीएस में यूनिट है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 1, तो ये 1। नाउ टाइम, तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर है माइनस, क्लियर। अब अपन देखे बेटा ये 1 सेकंड से तो 1 सेकंड कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 1 बचा, पावर -2 रही उसकी। अब अपन देखे बेटा आपको एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्जन करना है, तो जो एमकेएस की यूनिट्स है ना उन्हें सीजीएस में कन्वर्ट कर दीजिए, आप बदल दीजिए। तो किलोग्राम जो है मास की यूनिट एमकेएस में, तो सीजीएस में क्या है ग्राम। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं हमारे पास में, 1 केजी में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम, तो यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करके लिख देंगे। नाउ 1 मीटर है, तो मीटर जो है लेंथ की यूनिट है एमकेएस में, सीजीएस में यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे अपन, ठीक है। तो अपन बात करें बेटा तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो n2 इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। लेंथ की यूनिट्स रखी अपन ने 1 मीटर, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जान टाइम तो कैंसिल हो चुका था, तो वहां पर 1 बचा है, 1 की पावर रही -2 हमारे पास में, ये पावर लगा दी -2। अब बच्चे 1 की पावर कितनी हो, वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है 1 ध्यान रखें हमेशा। तो बच्चे अपन बात करें तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया हमारे पास में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो n2 इज इक्वल टू इनकी पावर है 1 अब अपन देखें तो 1 मल्टीप्लाई ये यहाँ आया 1000 और ये है 100 हमारे पास में, तो बच्चों n2 इज इक्वल टू कितना आया 3020, यानी 10 की पावर कितनी हो गई 5, कितनी हो गई 5। तो ये तो सीजीएस में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई दूसरे सिस्टम में। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट जो होती है वो होती है बच्चों इज डाइन, वो क्या होती है डाइन।
डाइन यूनिट है बच्चों। ये वो डाइन, वो चुड़ैल वाली डाइन नहीं है ना, तो वही जो खा जाती है लोगों को, डराती है, वो नहीं है डाइन ना। ये डाइन अलग है, ये सीधी शानी वाली डाइन है, ठीक है। अब अपन देखें तो नाउ वैल्यू ऑफ फोर्स, नाउ वैल्यू ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम इज क्या हो जाएगी बच्चों, F इज इक्वल टू 10⁵ राइट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें ऐसे इनको सॉल्व करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जो आपको क्लियर रहे ये, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सेकंड एप्लीकेशन जो है हमारे पास में, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप कैरी कर लीजिए। नाउ आगे सेकंड जो स्लाइड है अपने, इसका भी ले लीजिए, ताकि आप जब वापस पढ़ो तो आपको कोई इश्यू ना हो, दिक्कत ना हो। फिर बच्चे ये क्वेश्चन रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। अब आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखे बेटा अपन, तो लो क्वेश्चन सेकंड। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, राइट। तो अपने कॉन्सेप्ट को फोकस करना है, उनको फॉलो करना है, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको, रटे ना कभी भी। अब बच्चे अपन बात करें तो क्वेश्चन सेकंड लिखा, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी in MKS system is 9.8 मीटर पर सेकंड। MKS सिस्टम में यूनिट दे दी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पूछा गया देन फाइंड वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम, राइट। वैसा ही क्वेश्चन है। तो बच्चे अपन बात करें तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट यूनिट सिस्टम कौन सा दिया हुआ है, MKS फर्स्ट। सेकंड कौन सा दे दिया आपको, CGS सेकंड सिस्टम है। क्वांटिटी कौन सी दी हुई है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी G दी हुई है। तो यहाँ पर हियर N1 इज इक्वल टू 9.8, ये N1 हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये U1 है पहले यूनिट सिस्टम में यूनिट। अब यहाँ पर अपन देखिए बच्चों, एंड N2 हमें कैलकुलेट करना है। अब अपन देखें डायमेंशन ऑफ G, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी इसको बोला जा सकता है, ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है इसकी डायमेंशन बच्चे, इसकी डायमेंशन है हमारे पास m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -। क्लियर। नाउ यहां देखें तो हियर a इज इक्वल टू b 0, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू है माइनस। क्लियर। अब बच्चे अपन बात करें, यहां देखें तो बेटा अब अपने को यहां पर वैल्यू निकालनी है N2 की। तो बाय फॉर्मूले से अपन देखें तो बाय फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या कहता है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 इसकी पावर a, L1 बाय L2 इसकी पावर होगी b, T1 बाय T2 इसकी पावर होगी हमारे पास में। क्लियर। नाउ वैल्यूज रख दीजिए और N2 इज इक्वल टू N1 कितना है 9.8, M1 यानी कि फर्स्ट यूनिट सिस्टम में हमारे पास मास वो MK से, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने उसकी यूनिट kg, 1 kg अपॉन दूसरा CG दिया 1 ग्राम। A की वैल्यू कितनी है 0 है, ये करा मैंने 0। फिर लेंथ तो ये 1 मीटर आ गया, नीचे 1 सेंटीमीटर आ गया रेस्पेक्टिवली। B की वैल्यू है आपके पास में 1, T टाइम है तो ये आ गया 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू है पावर है -2। अब अपन देखिए बेटा, तो इनको कन्वर्ट कर दीजिए CGS में जो MKS वाली यूनिट्स है उनको। तो 9.8 1 kg तो यहाँ आ गया 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, होल पावर है 0, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर है 1, सेकंड से सेकंड घट गया तो ये 1 की पावर बची -। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो N2 इज इक्वल टू हमारे पास 9.8, यहाँ पर ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये रहा 1000 की पावर 0, और यहाँ पर बचा आपके 100, तो 100 की पावर है आपके पास में 1, और बच्चे 1 की पावर -।
मैंने कहा 1 की कुछ भी पावर हो वैल्यू 1 बनेगी हमारे पास में। अब 1000 की पावर 0, तो मैंने आपको बताया एक बेसिक सी चीज है बच्चे कि किसी की भी पावर, किसी भी क्वांटिटी हो या कोई भी नंबर हो, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा ना। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, 0 कर देते हैं जो कि गलत है। तो उस किसी की पावर 0 1 आएगा। तो n2 इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 100 और ये। अब अपन देखिए बेटा, तो 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये आता है 9। तो दूसरे यूनिट सिस्टम में वैल्यू आई हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू 980। अब यूनिट अपन देखें तो यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, यूनिट ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यूनिट क्या होगी सीजीएस सिस्टम में, वो होती है सेंटीमीटर। मतलब देखिए सेंटीमीटर लग जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में जी की वैल्यू देखें बेटा तो वो हो जाएगी हमारे पास में जी इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्लियर, इजी है, नॉर्मल एकदम। तो ऐसे अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बेटा आगे अपन चलते हैं, तो हमारे पास में बच्चे जो थर्ड एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन, वो क्या है? थर्ड एप्लीकेशन वो है बेटा हमारे पास में टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि अपन डायमेंशनल मेथड के थ्रू बच्चे अपन किसी भी भौतिक राशि जो है, राशि का सूत्र ज्ञात करने में, किसी भी भौतिक राशि का अपन फॉर्मूला जो है, इक्वेशन या जो फॉर्मूला होता है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशनल मेथड का यूज करके। कैसे? देखिए तो बच्चे हमारे पास में जो इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, इसको क्वेश्चन से अपन समझेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी क्वेश्चन आपके बुक में है बच्चों, तो ऐसा पढ़े, दिल से पढ़े कि जो डेटा है वो सीधा यहाँ स्टोर हो जाए ना, आपको कहीं देखने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, राइट। और वैसे कहीं इश्यूज होते हैं, कहीं दिक्कत आए तो देखना तो पड़ता ही। दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है हमारे पास में, किसी हर एक में कोई ना कोई कमी है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ हमें दे दिया गया कि टाइम पीरियड of a simple pendulum, time period of a simple pendulum depends on length of thread and acceleration due to gravity, then find it by using dimensional method, आपको बोल दिया गया बच्चे कि हमारे पास में कि आपके जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड टी, यानी कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, हिंदी में मैं लिख देता हूं, बहुत मीडियम को अंडरस्टैंड होनी चाहिए चीजें। सरल लोलक का आवर्तकाल टी, धागे की लंबाई एल एवं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण जी पर किस प्रकार निर्भर करता है विमीय विधि द्वारा समझाइए, राइट। दोनों मीडियम में क्वेश्चन, यानी कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे बच्चों आपने कोई हैंगिंग वॉचेस देखी होगी, वॉल वॉचेस, जिनके अंदर एक बच्चों एक घंटा सा लगा होता है ना, वही सिंपल पेंडुलम है। वहां नीचे जो बॉब लटका होता है उसके जो बॉल सी दिखती है आपको, तो वो यूं जब मान लो अभी हमारे पास में 3 बज गए तो 3 बार टन 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 यूं बजता है हमारे पास, तो वो यूं हमारे पास ऑस्किलेटरी मोशन करता है ना, राइट, दोलन गति करता है। तो उसका आवर्तकाल बताया गया। आवर्तकाल टाइम पीरियड होता है क्या है? टाइम पीरियड होता है बेटा, मान लो कोई हमारे पास पार्टिकल है या ये यूं चला
यहाँ वापस पहुंच चुका है, तो इसने एक साइकिल कंप्लीट किया। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है बेटा कि इसको यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो टाइम पीरियड होता है। यूनिट्स की सेकंड है, डायमेंशन हो जाएगी t1। तो वीमीय विधि से अपन इसको प्रूव करेंगे, इसका फार्मूला डिराइव करेंगे, राइट। आपको पता है, दिमाग में रखें, 9th क्लास से चीज आ जाती है। टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2 पाई रूट ऑफ L/g, राइट। ये हमें निकालना है, क्या वाकई ऐसा होता है? तो देखिए क्वेश्चन जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो नाउ अपन देखें बेटा, तो इसका आंसर अपन देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो तो बेटा जो आपके पास में क्वांटिटी दी है, जिसका आपको फार्मूला निकालना है, जिसका सूत्र आपको निकालना है, ध्यान से सुने मेरी बात, और जो जिसका फॉर्मूला आप निकाल रहे हो और उसकी जो डिपेंडेंसीज दी हुई है, यानी निर्भरता दी हुई है कि किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, तो उस क्वांटिटी को उन सभी जो फैक्टर्स हैं उसके पहले प्रोपोर्शनल करो, यानी समानुपाती रख दो। फिर उनकी कुछ पावर्स एज्यूम कर लो जो डिपेंडेंसी फैक्टर्स है, फिर उन पावर्स का दोनों तरफ कंपैरिजन करवाओ उनकी डायमेंशंस की पावर का, हमारे पास वो फाइनल रिजल्ट मिलेगा। कैसे, आइए इधर अभी देखते हैं। तो हमारे पास बेटा दिया हुआ है, गिवन है डिपेंडेंसीज है, तो अपन मान लीजिए क्या दिया हुआ है कि टी जो है वो हमारे पास में एल पे डिपेंड कर रहा है, राइट, लेंथ पे। सॉरी, एक मिनट वापस देखिए इसको। इनकी डिपेंडेंसी पे दी लेंथ ऑफ थ्रेड एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ दे दी थ्रेड, और दूसरा कर रहा है मास, है ना, मास भूल गए थे अपन, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीन फैक्टर्स डिपेंडेंसीज आपको दी हुई है। तो टी जो है किन किन पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, मास पे हमारे पास बच्चों, ये कर रहा है हमारे पास मास, लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीन फैक्टर्स दिए हुए, तीन डिपेंडेंसीज दी हुई ना आपकी टाइम पीरियड। तो मैंने क्या कहा, जितने डिपेंडेंसीज दी हुई, जो निर्भरता वाले कारक फैक्टर्स दिए हुए उनके उस क्वांटिटी को प्रोपोर्शनल करो जिसका फॉर्मूला आपको निकालना है, राइट। तो बेटा टी का निकालना है टाइम पीरियड, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का मार्क मैंने लगा दिया, मान लिया ये समानुपाती है इसके। अब m की पावर मैंने एज्यूम कर ली बेटा x, और l की पावर मैंने मान ली y, और g की पावर मैंने मान ली बेटा z। मान लेनी है आपको, x y z मान के चले, ठीक है। अब अपन देखें बेटा, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखें कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटता है, ये अल्फा जो आता है, ये सिंबल, ये साइन हटेगा, तो बेटा ये अपने साथ दो चीजें लेके आता है विदाउट एनी कॉस्ट, ना, दो चीजें अपने को देके जाता है ये जब इसे हटाया जाता है। तो एक तो इक्वल टू का साइन लग जाता है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि उसके साथ में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी एक समानुपाती नियतांक आपको लगाना है। तो ध्यान दे इधर। तो बच्चे अपन देखें तो टी, ये लिख गया हमारे पास समानुपाती का निशान, सॉरी इक्वल टू का निशान, इस अल्फा को हटाया तो यहाँ पर एक मैंने लगा दिया कांस्टेंट के, है ना, के यहाँ पर समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, नहीं बदलेगी वो कहीं पर भी, चाहे आप कहीं जाओ। अब अपन देखें तो ये m की पावर आ गई हमारे पास x, l की पावर आ गई y, g की पावर आ गई, क्लियर। अब डायमेंशनल मेथड की एप्लीकेशन है, तो डायमेंशंस का यूज करिए बच्चे या क्वांटिटीज। तो यहां अपन देखें तो हियर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी एक समानुपाती नियतांक हमारे पास। अब अपन देखें तो बेटा t यहां पर है टाइम पीरियड, t है हमारे पास टाइम पीरियड, डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी t1 हमारे पास, ठीक है। यानी टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी t1, यानी मास और लेंथ इसमें है नहीं, तो मास की पावर होगी टाइम के अंदर 0, लेंथ की 0, और टाइम की आगे t1 एक बार आया है t हमारे पास, क्लियर। आराम से समझे, धीरे धीरे। आप बच्चों जिंदगी में कोई भी काम करो, जैसे मान लो अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो आप थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, राइट। ये क्वालिटी मैटर करती है इंसान की या किसी भी चीज की, क्वांटिटी कभी भी डिपेंड मैटर नहीं करती, क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए। आप में क्वालिटी है तो सब काम अच्छे होंगे। तो बच्चे अपन देखें तो यहाँ पर ये चीज आई, यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा हियर a की वैल्यू है आपके पास में 0, b है आपके पास में 0, एंड c है आपके पास में 1, राइट। अब आगे अपन चले बच्चों, तो यहां पर m क्या है, m है मास, मास ऑफ बॉब, जो बॉब लगा हुआ है पेंडुलम में उसका मास, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m1, राइट। एंड l लेंथ ऑफ हैंगिंग वायर और हैंगिंग थ्रेड, जो थ्रेड है, जो धागा है जिससे बॉब लटका हुआ है,
उसकी लेंथ है बच्चों ये, तो हमारे पास में ये आ गई L1, राइट। नाउ अपन देखें तो बच्चे यहाँ पर लास्ट वन बची क्वांटिटी g, जो कि है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चे अपन इसको देखें तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या है हमारे पास में, m0 और l की पावर 1 t की पावर -2। इसको भी थोड़ा पूरा लिख दे, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन सॉल्व करेंगे इसको तो इसमें समझने में आसानी रहेगी। पूरा लिख दे m0 l1 t0, यहाँ पर m1 है तो लेंथ और टाइम नहीं है हमारे पास, तो L0 क्लियर। ये डायमेंशन अपन ने लिख दी। अब क्वेश्चन से देखते हैं तो इक्वेशन है उससे, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज डायमेंशन जो है वो पुट कर दीजिए। पुट ऑल डायमेंशंस इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए डायमेंशंस को। तो t की जगह t की डायमेंशन रखिए टाइम पीरियड की, जो कि हमारे पास में ये रही, तो m0 L0 t1 क्लियर। नाउ इक्वल टू k m की पावर x, यानी m की रही डायमेंशन हमारे पास में m1 L0 t0, m1 L0 t0 इसकी पावर होगी x। फिर हमारे पास में बच्चे L लेंथ है, लेंथ की पावर है आपके पास में, लेंथ की डायमेंशन रख दीजिए यहाँ, तो m0 L1 t। अब लेंथ की पावर कितनी है यहाँ पर y, तो इसकी पावर ये ब्रैकेट के बाहर पावर लगा दी मैंने y। फिर है g, तो g की रखो m0 L1 t-2, पावर है g की इक्वेशन में z ही है, क्लियर। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, और m0 L0 t1 इज इक्वल टू k। अब देखो पावर पे पावर तो पावर्स मल्टीप्लाई होगी, तो m1 ये गया हमारे पास में x, m पर क्या आ गया आपके पास में x, राइट। और ये 0 से हुआ तो ये 0 ही पावर बनेगी हमारे पास में, तो यहाँ पर मैंने रख दिया mx, इनकी वैल्यूज 1 1 होगी, ठीक है। अब ये पावर गई तो यहाँ ये 0 हो गया, l पर 1 लगा जिससे मल्टीप्लाई हुआ, तो l बाई t0, 0 y से मल्टीप्लाई होगा 0 आ। फिर आगे अपन देखे बेटा ये, तो इस पर पावर z है, तो z 0 से होगा तो मास की पावर 0 यानी वैल्यू 1 होगी। ये आया आपके पास में l की पावर z t की पावर -2, क्लियर। ये हमारे पास में चीज निकल कर रही, ठीक है। अब बच्चे जो पावर्स हैं यहाँ पर देखो, इनको एक बार थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो m0 L0 इक्वल टू k, m यहाँ है इसमें कहीं नहीं है, तो m की पावर चली हमारे पास x। फिर लेंथ की पावर y है, यहाँ लेंथ की पावर z है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, इनके बेस सेम है, ज्यादा समान है, और ये गुणा में है ये राशि, अब इनकी घातें जुड़ जाएगी, पावर्स एड हो जाएगी, अपन ने पढ़ा है छोटी क्लासों से। तो m की पावर आई x, l की पावर होगी y प्लस, एंड द लास्ट वन इज t की पावर -2, t की पावर होगी हमारे पास -2 y प्लस z, t की पावर होगी -2, क्लियर। अब बच्चे कंपेयर करो दोनों साइड की पावर को, तो बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड, पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की पावर को कंपेयर करवाएं, तो m की पावर x, तो यहाँ पर m की पावर है 0, तो अपने यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू आई 0। फिर यहाँ l की पावर y प्लस z है, और यहाँ पर l की पावर 0 है, तो बच्चे y प्लस z इज इक्वल टू आया 0 हमारे पास में, x मिल चुका है आपको, यानी ये जो x y z थी ये पावर, इनकी पावर अपन निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस मैनर में ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो डिपेंड करता है इन क्वांटिटीज पे। अब अपन देखें y प्लस z इक्वल टू 0 है, तो और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -z, इसको दे दीजिए इक्वेशन, इसको x की वैल्यू को सेकंड दे दिया, इसको मैंने दे दिया थर्ड। फिर बच्चे लास्ट वन t की पावर -2z है, यहाँ t की 1 है, तो -2z, और तो यहाँ पर अपन देखें बच्चों, तो यहाँ पर z वाला लो, t की पावर -2z इज इक्वल टू 1, और z इज इक्वल टू -1/2, इक्वेशन होगी 4 हमारे पास, क्लियर। x की वैल्यू 0 आई, y की आई -z, और z की वैल्यू आई -12। तो बच्चों बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ देखें, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ,
इन इक्वेशनों से देखो y इक्वल टू माइनस जेड है, z की वैल्यू आप निकाल चुके हो जो कि माइनस हाफ है, ये माइनस और z की वैल्यू रखेंगे माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस की हाफ। ये इक्वेशन आ गई आपके पास में, कितनी इक्वेशन आ गई, क्लियर। एक्स वाई जेड आप निकाल चुके हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अपन। तो बेटा अब अपन देखें, तो मैं बोलूं पुट values of x y and z in equation first, यानी कि x y z की वैल्यू को, जो कि हमारे पास में ये रही, x की वैल्यू आपके पास में 0, y की वैल्यू आपके पास में प्लस हाफ और z की वैल्यू माइनस हाफ, ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कि कैसे डिपेंड करता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो t इज इक्वल टू k पढ़ा है, रहने दो, m की पावर x ली थी तो m, इसकी पावर आ गई x बच्चों, तो हमारे पास स्मॉल x, m की पावर x, x की वैल्यू है 0, फिर लेंथ थी तो लेंथ की पावर आपके पास में y थी, तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी आई बेटा, y की वैल्यू आई आपके पास में प्लस हाफ और z की z है, z की वैल्यू है माइनस हाफ, ठीक है। तो बच्चे अपन देखें तो ये l की वैल्यू y थी तो ये प्लस हाफ आ गया, एंड z हमारे पास में टाइम जो था उसकी पावर है z, जो क्या है माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, क्लियर। अब अपन देखें तो और t इज इक्वल टू k m0, यानी कि किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू 1, तो ये तो बना आपके पास में 1, l की पावर हाफ, तो ये लो l की पावर होगी आपके पास में हाफ, और t की पावर माइनस हाफ है, ये अपॉन में भेज दूं मैं डिनोमिनेटर में, तो पावर क्या होगी, प्लस की हो जाएगी, तो t की पावर आपके पास में आ गई, अरे सॉरी बच्चों, सॉरी, z जो है वो g की पावर, सॉरी मिस्टेक होगी, z किसकी पावर है, g की, तो यहाँ पर मैं तभी सोचूं फॉर्मूला ऐसे कैसे बन रहा है, कोई नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, तो g की पावर आ गई माइनस हाफ हमारे पास में, तो ये बच्चों यहाँ पर l की पावर हाफ पड़ी है, ये g नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस हाफ, तो g की पावर होगी प्लस हाफ होता है, किसी की भी पावर हाफ है तो उसका मतलब होता है बच्चों उस चीज पे, उस क्वांटिटी पे रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, राइट। तो बच्चे t इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a रूट ऑफ l बाय g, या थोड़ा एक स्टेप और आप बढ़ाना चाहें, समझने में आसानी होगी, तो l की पावर हाफ यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं l पर रूट अपॉन g की पावर हाफ, तो इसको मैं लिख सकता हूं g की पावर रूट, और बच्चे अपन देखें तो t इज इक्वल टू k होल रूट लगा दो इस पे, तो रूट l बाई जी, ये इक्वेशन हमारे पास में निकल कर आई। तो बच्चे अपन देखें तो ये फॉर्मूला है, आप देखो वैसा ही 2 पाई रूट एल बाई जी, बस रूट एल बाई जी आ रहा है, यहाँ एक k है, तो ये k जो है जो कांस्टेंट, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, हियर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मैंने पहले भी बताया आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और बच्चे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू जो है k इज इक्वल टू वो 2 पाई होगा, सो बाय इक्वेशन 6, तो 6 इक्वेशन से अपन देखें बेटा तो हमारे पास में t की वैल्यू क्या आई, फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी, क्या ऐसा ही फॉर्मूला होता है बेटा जो सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड का, यस यही होता है, तो हैंस प्रूव्ड, तो अपन ने डायमेंशनल मेथड से सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था वो अपन ने निकाल लिया, क्लियर, इजी है, बहुत इजी है बच्चों, फिजिक्स से आसान कुछ नहीं है, बस यहाँ से पढ़े, दिल से पढ़े हमेशा। तो बेटा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, सारी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, जिंदगी में खुश रहें, मस्त रहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ अपने लिए बेहतर सोच रखा है, तो चिंता ना करें, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे बच्चों